एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है। इतना नोट करिए जरा। चलिए जी आगे देखते हैं। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब सीधा सीधा बताइए ये कैसे निकाला जा सकता है। ये टी पी ओ क्यू क्या हो गया है? Angle क्वाड्रिलेटरल। sum property of a एंगल सम प्रॉपर्टी quadrilateral. बताइए। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है कि चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल। तो सीधे सीधे लगाइए। हम ये कहेंगे सिंस टी पी ओ क्यू, सिंस टी पी ओ क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, सिंस TPOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो लिखें एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TPO प्लस POQ प्लस OQT प्लस एंगल OQT और लास्ट में एंगल PTQ। एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में मेंशन कर दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। बताइए जी सभी को क्लियर? ठीक है। अच्छा अब सारे एंगल पता है, बस जो अननोन एंगल है वो निकल जाएगा। हाँ जी, तो एंगल TPO इज 90 डिग्री, तो इधर लिखें 90 डिग्री प्लस एंगल POQ इज 110 डिग्री प्लस एंगल OQT इज अगेन 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ और इज इक्वल टू आ गया 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 10 190, 190 प्लस 100 290। तो 360 डिग्री में से 290 डिग्री 70 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at an angle of 80 degree then angle POA is equal to। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से पहले तो इसका फिगर बना लेंगे। इन्होंने क्या दिया, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉप करा, यहां से ऐसे ही दूसरा टेंजेंट ड्रॉप करा, इस टेंजेंट को बोला PA, इस टेंजेंट को बोला PB। अब हम जानते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो पहली चीज तो ये है कि दो टेंजेंट ड्रॉप होते हैं और वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री है। They are inclined to each other at 80 डिग्री। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि देन एंगल POA इज इक्वल टू एंगल PO क्या है? सेंटर। तो आपको इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा।
तभी तो ये वाला निकालेंगे POA, ठीक है। तो मुझसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो ये वाला एंगल पूछने से, ये जो पूछ रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे देखिएगा, हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, हम ये कहेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो पहले। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। अब जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। ये 40 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आप ऐसे ही बता दोगे, ये एंगल ऐसे ही बता दोगे। एंगल सब प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ में आया, मैं फटाफट करवाता हूँ कॉन्ग्रुएंसी। आप क्या करें, आप यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी, दो ट्राइंगल्स हैं और दो ही ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, हाँ प्रूव कर दीजिए, 3-4 स्टेप में हो जाएगा। सर आरएचएस से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? हाँ RHS है, वही जिस क्राइटेरिया से हमने PA और PB को इक्वल प्रूव करा था वही कर। तो इन ट्राइंगल OAP एंड OBP, तो OAP में मैं क्या बोलूंगा OA, और OBP में क्या बोलूंगा OB, ये दोनों इक्वल हैं। तो लिखो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही तो सर्कल है और दोनों जो है उसके रेडियस ही तो हैं, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल OA इज इक्वल टू OB। उसके बाद हम कहेंगे कि एंगल OAP ये भी 90 और एंगल OBP ये भी 90। तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये रीजन आपने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद में तीसरा आप क्या बोलेंगे, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स को एक एक करके देख लो जरा, दोनों ट्राइंगल्स को एक एक करके देखो। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ OAP, तो मैंने क्या क्या यूज करा, एक तो राइट एंगल, एक राइट एंगल के सामने वाली साइड OP यूज करा है मैंने, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, तो मैंने R यूज करा यानी कि राइट एंगल, H यूज करा यानी कि हाइपोटेन्यूज, और इसके अलावा मैंने साइड यूज करी। तो RHS हो गया, यहां लिखेंगे बाई RHS congruence by RHS congruence criteria by RHS congruence criteria, triangle OAP is congruent to triangle OBP. Triangle OAP is congruent to triangle OBP. It implies that एंगल लेकर चलिए, एंगल हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला लेंगे हम P वाला, क्योंकि मेरे को वैल्यू के नाम पर बस ये एक 80 डिग्री ये दे रखा है, बाकी तो हमें थ्योरम से पता है कि ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इक्वल होता है। तो देखिएगा मैं ये कहूंगा कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल P, क्योंकि P यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है और P यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर है, तो इस ट्राइंगल का एंगल P और इस ट्राइंगल का एंगल P दोनों इक्वल होंगे। तो लिखिएगा इट इंप्लाइज दैट, इस ट्राइंगल का एंगल P कैसे लिखूंगा, OPA, इस P को O और A के बीच में आप लगा दीजिए। तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, इज इक्वल टू x मान लो, जब दोनों इक्वल हैं तो इज इक्वल टू x मान लो। यहाँ रीजन लिखिए बाई सिंप्लिसिटी, ठीक है, बताइए वही पीछे, क्लियर, ठीक। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। अच्छा, इन दोनों का सम मेरे को मालूम है 80 डिग्री, जब दोनों ही इक्वल हैं तो दोनों को मैंने x के बराबर मान लिया, तो हम ये कहेंगे एंगल, अच्छा आप ये देखिएगा सीक्वेंस इस तरीके से बनता है। देखिए अगर मान लीजिए हमें कॉन्ग्रुएंसी दे रखी हो या सिमिलैरिटी हमको प्रूव करनी हो, तो हम सीक्वेंस किस तरह से देखते हैं, हमारे पास ट्राइंगल में 3 पैरामीटर्स होते हैं। वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं कि 3 एंगल्स
और 3 ही साइड। हम ये देखते हैं कि हमको मेजोरिटी में क्या चीज मिल रही है। 3 में से जो जो जिसके पास जो हमारे पास दो साइड दो चीजें मिल रही होंगी वही मेजोरिटी में आ जाएगा। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये राइट एंगल है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है, तो कुल मिलाकर साइड में 2 यूज कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो एंगल तो नहीं लेकिन मैं दो पेयर यूज कर रहा हूँ साइड के, तो साइड मेजोरिटी में हो गई। तो साइड को पकड़कर चलो। ठीक, एंगल को भूल जाओ क्योंकि साइड मेजोरिटी में है, उनको लेकर चलो, रफ में कर लेना इस काम को। इसको लिखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये काम आपको रफ में करना है। यहां आपने लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। जिस बच्चे को ट्राइंगल में जरा सा भी कंफ्यूजन हो ये ध्यान से देख लेना। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ये ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। तो हमने ये दो साइड्स लेकर चले जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में यूज करी है। ठीक, तो हम सीक्वेंस कहीं गड़बड़ ना लिख दें इसलिए बता रहा हूं। तो देखिएगा कि यहाँ पर इन दोनों को लेकर चलेंगे ओ ए और ओ पी। ये कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? लेफ्ट हैंड साइड पर मैं जो भी चीजें लिख रहा हूँ वो ट्राइंगल ओ ए पी की लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जो भी लिख रहा हूँ वो ट्राइंगल ओ बी पी की लिख रहा हूँ। तो आप ये देखिए मैंने लिया ओ ए और ओ पी, तो इसको ऐसे लिख लो ओ ए ओ पी। दोनों में अल्फाबेट कौन सा कॉमन है? ओ। ठीक है, तो ओ को बीच में करिए, तो ए ओ और ओ पी। अब दोनों को ओवरलैप करो तो ओ के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ओ पी। ये बन गया ए ओ पी। इसी तरीके से जब ओ बी और ओपी लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखो ओ बी और ओपी। तो इन दोनों में भी कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? ओ, तो ओ को बीच में करिए, बी ओ और ओपी। बी ओ और ओपी जब इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो ओ के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बीओपी। बीओपी। तो अगर मान लीजिए हमने एओपी लिखा और बीओपी लिखा तो भी बिल्कुल ठीक है, ये सीक्वेंस आ गया हमारे पास। ठीक, मैंने तो कुछ और लिखा है, मैंने ओएपी लिखा है तो उधर ओबीपी लिखा हुआ है। ठीक, तो वो सही कैसे है सीक्वेंस वो देखिए। एक्चुअल में तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं सीक्वेंस। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आए ना सीक्वेंस में, आप इस तरीके से लिख लेना, सीक्वेंस गलत नहीं हो सकता कभी भी। ठीक, अब जैसे ये है, तो अगर मैं इसका कुछ भी अल्फाबेट आपस में इंटरचेंज करना चाहूँ तो जैसा इंटरचेंज मैं यहाँ करूंगा वैसा ही यहाँ करना होगा। ये जो एओपी है इसमें ए और ओ को मैंने पलटकर ओ ए लिख दिया। ठीक है, मतलब पहले दूसरे अल्फाबेट को इंटरचेंज कर दिया, तो ओ ए लिख दिया उसको। तो एओपी की जगह क्या बन जाएगा? ओएपी। तो इसी तरह से बीओपी की जगह क्या बन जाएगा? ओबीपी। तो इसी तरह से ओएपी और ओबीपी बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भी चीज हमको मेजोरिटी में दे रखी हो हमें उनको यूज करके चलना है। साइड है तो मैंने साइड को ऐसे यूज कर लिया। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्लियर? जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कुछ पूछो, बताओ किससे? एस ए एस से यस हो सकता है। ये एपी और बीपी तो इक्वल होंगे ही, थ्योरम है। ठीक है, तो ऐसे एस से भी हो सकता है। तब हम कौन सी साइड लेंगे? ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। हाँ, ठीक, चलिए जी। तो अब जरा देखिएगा कि हमारे पास ओपीए और ओपीबी ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। ओपीए मतलब ये, ओपीबी मतलब ये। इसको भी मैंने एक्स माना और इसको भी एक्स मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि गिवन एंगल एपीबी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बता रहा हूँ, रुको तो सही। एंगल एपीबी इज इक्वल टू 80 डिग्री समझ में तो आ गया कि 40 डिग्री है, उसको करके दिखाना है, बस उसको करके दिखाना है, मैथमेटिकली करके दिखाना है। तो एंगल एपीबी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। तो ये जो एपीबी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे? ओपीए और ओपीबी। हाँ, कर लो ऐसे। एंगल ओपीए वो भी ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंगल ओपीए इज प्लस एंगल ओपीबी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओपीए और ओपीबी दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हमने एक टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से। तो भाई ये भी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x, सॉरी 80 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो 240 है। तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब आपने क्या करा कि ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास जो ये अननोन एंगल है ये आ गया। क्या ओपी? अरे हाँ, सारी ये स्ट्रेट लाइन है। नहीं नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो तब आएगा जब पैरेलल लाइंस होती है ना। यहाँ तो ट्राइंगल है ना।
चलिए जी, तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ये पूछा क्या जा रहा है, ये एओपी, एंगल एओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखें एंगल सम प्रॉपर्टी तो जो जो इनकी वैल्यूज है, ओपीए की वैल्यू 40 डिग्री 90 डिग्री, 40 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल एओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 90 इज 130 डिग्री प्लस एंगल एओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एओपी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना हो गया, 50 डिग्री। 50 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 10.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देखिएगा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसमें मैंने सिर्फ इस ट्रायंगल की तो बात करी है, ऊपर वाले की, तो इसमें ये वाला एंगल 40 हो गया, ये वाला नहीं। अच्छा, अरे नहीं भाई, ये 50 है तो ये वाला भी तो 50 होगा, है ना। 80 सम 80 नहीं है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 4। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अगर डायमीटर बना रखा है तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो जो दो टेंजेंट्स बनेंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो एक सर्कल बनाइएगा, ये सेंटर हो गया। सेंटर से गुजरने वाली स्ट्रेट कॉर्ड, इसी को डायमीटर बोलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो एक लाइन तो ये हो गई, मतलब एक टेंजेंट तो ये हो गया। उसके बाद इस पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाइए, ऐसे एक टेंजेंट ये हो गया, इसको बोलिए ए बी, इसको बोलिए सी डी, इस वाले पॉइंट को बोलिए पी और इस वाले पॉइंट को बोलिए क्यू, और ये हो गया ओ। ओ क्या हो गया, सर्कल का सेंटर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि टू प्रूव टेंजेंट्स टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू each other, tangents AB and CD are parallel to each other। ठीक है, तो जरा ये देखिएगा, हमें ये प्रूव करना है। अब वो टेंजेंट जो ड्रॉ करे गए हैं वो किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर ड्रॉ करे गए हैं, तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट हो गए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसके प्रूफ में, लेट
AB and CD be two tangents at the endpoints of a diameter PQ, ऑफ अ डायमीटर PQ। तो डायमीटर क्या ले लिया हमने, PQ, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो OB है, OP है, ये रेडियस है, और OQ जो है ये भी एक रेडियस है, ठीक है। डायमीटर माना कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन डायमीटर को दो अलग अलग रेडियस में डिवाइड करा जा सकता है। कह सकते हैं कि भाई ये दो रेडियस एक के पीछे एक आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, डायमीटर बन गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये आपका एंगल बन रहा है, तो वो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखिएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट AB, एंगल बिटवीन टेंजेंट AB एंड रेडियस OP, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और आपकी मर्जी है, आपने OPB लिया है 90 डिग्री, आप OPA को भी 90 डिग्री बोल सकते हो, क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इधर 90 डिग्री बन रहा है तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री बनेगा, यानी कि लीनियर पेयर। समझ रहे हैं मेरी बात भाई? अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक। अब कहूंगा कि एंगल OQC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OQC इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर वही रीजन लिखेंगे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो इस बार टेंजेंट कौन सा मेंशन करूंगा, CD, और रेडियस कौन सा मेंशन करूंगा, OQ। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट CD एंड रेडियस OQ, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखें इक्वेशन 1 and 2 suggests that angle OPB and angle OQC are alternate interior angles। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं, साथ साथ इक्वल भी हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो एंगल OPB एंड एंगल OQC आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल, so AB is parallel to CD, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है जी, समझ गए। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर, हाँ नहीं पैरेलल नहीं माना, प्रूव करा है हमने। ये देखा कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं। अच्छा, एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं मैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक, तो आप ये देखिएगा कि यहां से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, तो भाई ये भी ट्रांसवर्सल है। जैसे दो ऐसी लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ट्रांसवर्सल है। लेकिन क्या इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा?
नहीं होगा। No, क्यों? sir. क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि मैं जानता हूं कि डायमीटर है, तो डायमीटर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है। और जब दो स्ट्रेट लाइंस को एक लाइन कट करती है या टच करती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। ट्रांसवर्सल के इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, तो दोनों 90 90 यानी कि इक्वल एंगल्स हैं। इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, एक इधर और एक इधर, और वो आपस में इक्वल भी हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइंस हैं वो पैरेलल ही रही होंगी। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent through a circle passes through the center. Passes through the center. Prove that the perpendicular at the point of contact. ये जो है ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया और आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, और ये ओ है। ठीक, वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो अगर यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो वो सेंटर से पास होगा, आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज कैसे प्रूव होगी? देखिएगा, क्या हमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है क्या वो सेंटर से ही करना है? लिखा है क्या क्वेश्चन में कहीं? क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने ये कहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, ये बोल रहे हैं। तो ये तो नहीं बोला कि वो जो परपेंडिकुलर है वो आपको सेंटर से ही ड्रॉप करना है, परपेंडिकुलर को कहीं से भी ड्रॉप करो, एक्सटर्नली कर दो ड्रॉप। बस ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहां से एक्सटर्नली भी उसको ड्रॉप कर रहा हूँ परपेंडिकुलर को ऐसे, तो आप कहेंगे यहीं पर क्यों करना है? क्योंकि बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये इसको ऐसे कर दिया। ठीक, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, इस पॉइंट को P बोल दिया। क्वेश्चन लिखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 4 5, ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन पर ना स्टार बना देना, इन दोनों क्वेश्चन पर स्टार बना लेना। ये क्वेश्चन जो है टीचर्स के फेवरेट है, उसका फेवरेट होने का भी एक रीजन है क्योंकि इसमें ना जब पेपर बनाना पड़ता है, मैं बीइंग अ टीचर बता रहा हूँ, जब टीचर को पेपर बनाना पड़ता है तो वो ना सर्कल की ये फिगर विगर ये सब कुछ ड्रॉ करने से बचता है। एमएस वर्ड में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये ड्रॉ करना। ठीक है, तो वो बचते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये ना क्वेश्चन एक छोटी सी लाइन का लग रहा है, इसे फटाफट छाप दे, तो वो इसको फटाफट टाइप कर देते हैं। और ये क्वेश्चन मुश्किल भी है। ठीक, मुश्किल इस सेंस में है कि डायरेक्ट इसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन तो है नहीं, समझना पड़ता है बस, जैसे ये भी समझने वाली चीज थी। अब यहाँ पर भी समझिएगा, इसको आपको प्रॉपरली लिखकर बताना पड़ेगा। कैसे? सर मुझे इस क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, मैं प्रूव क्या करना है। प्रूव क्या करना है वही ना ये सर वो समझ में नहीं आ रहा है। बता रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा। आप यहाँ पर नोट करिएगा टू प्रूव, पहले लिखें टू प्रूव परपेंडिकुलर, टू प्रूव परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट passes through the center। ठीक है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट passes through the center, ये चीज तो प्रूव करनी है।
ठीक, इसको थोड़ा और इलेबोरेटिवली समझ लीजिए। मैं क्या कहूंगा कि लेट इस पॉइंट को बोल दीजिए क्यू। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो भाई एक ही होगा, अगर टेंजेंट एक है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होगा, एक ही पॉइंट पर टच करता है। लेट ए बी द टेंजेंट एक्सटर्नली क्यों खींचा, क्योंकि मेरे पास इंटरनल तो एक है ही परपेंडिकुलर, इंटरनल तो परपेंडिकुलर है ही, और वो तो थ्योरम है, वो तो थ्योरम है। एक्सटर्नली करो ना तो समझ में आता है, क्योंकि और कोई पॉइंट मैं ले ही नहीं सकता, इंटरनली तो एक ही आएगा भाई, अंदर से एक ही पॉइंट आएगा तो उस पर परपेंडिकुलर भी एक ही पॉइंट से बन पाएगा। तो हाँ, चलो एक तरीका वो हो गया, मुझे दिखा देना क्या तरीका है वो, और ये मैं करा रहा हूँ, इसको भी देख लेना। ठीक है, तो कोई भी प्रूफ है तो दो तरीकों से तीन तरीकों से करा जा सकता है। तो देखिएगा, हमने कहा लेट ए बी द टेंजेंट, ए बी द टेंजेंट एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट ए बी द टेंजेंट एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, तो मुझे प्रूव क्या करना है, और यहाँ पर लिखिएगा लेट लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर at q from an external point से p, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एज शोन। ठीक है, तो भाई ये तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, तो ये तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करा है ये तो 90 डिग्री है ही, दे रखा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये तो दे रखा है। और दूसरा मैं कहूंगा कि एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर आप रीजन लिखेंगे कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई एंगल ओ एक ही पॉइंट है, एंगल ओ क्यू बी प्लस एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर अगर दो एंगल्स हैं और उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो भाई फिर वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो फिर वो एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि ये कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज बोथ एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, दैट इज एंगल ओ क्यू बी एंड एंगल पी क्यू बी, एंगल ओ क्यू बी एंड एंगल पी क्यू बी आर forming a linear pair, are forming a linear pair। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। They are forming a linear pair, so PQO is a straight line, so PQO is a straight line। That is, ये जो PQ है इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, और यही हमको प्रूव करना था। क्या क्या हो गया था तुम्हें?
that is perpendicular PQ passes through the center of the circle. यही हमको प्रूव करना था। बताइए जी, समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। अच्छा, बुक नहीं है क्या? बुक ही निकाल रहे थे क्या बैग में से? अच्छा अच्छा, इसको तो आज मैं अभी 2 घंटे और रोकूंगा। इसका तो मुझे बताऊंगा हो गया क्या होता है। ये तो आज 2 घंटे यही रुकेगा मेरे पास ही। ठीक है, आज मैं और ये शाम को रावण दहन साथ में देखेंगे। ठीक है, इसको साथ में लेकर जाऊंगा मैं। अब सुनिए जरा आगे। कौन सा? ये वाला। आप ये देखिएगा कि ये तो बाहर से बनाया एंगल PQ भी है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है एक्सटर्नली, तो ये तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, प्रूव ये करना था। देखो जरा लिखा है मैंने क्या प्रूव करना था। 1 मिनट वेट करेंगे। किसी लेवल की सिक्योरिटी रह ना जाए। इधर भी नोटिफिकेशन, बीच में फोन भी आ जाता है, उधर भी फोन, है ना। ये ओसामा, हाँ इनको यही लग रहा है कुछ टेररिस्ट अटैक इधर ही होने वाला है सारा का सारा। कमाल है। अरे वो भी एक फेक न्यूज थी, पता है कि नहीं? वो तुम्हारे यहाँ पर हुआ था और उसको फैला दिया गया कि यहाँ पर हुआ है, और वो भी तुम्हारे यहाँ पर भी 1 हफ्ते पहले हुआ था। हाँ, अरे यार ये सब कहानियां बना रहे हैं, कुछ ऐसे है तो है नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, एकदम यहाँ एकदम से बात फैलेगी। जो गाजियाबाद की जो एडिशनल एसपी है ना, वो ये ऊपर वाले उसमें ही रहती है, लेडी है। ADSP जो है, जो नीचे आपने देखा होगा भारत सरकार की गाड़ी खड़ी रहती है, तो वो ये 802 में रहती है। तो यहाँ तो एकदम से इंस्टेंट एक्शन हो जाएगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है। कमाल है। अच्छा देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो सभी बच्चे। मैं 6 और 7 का हिंट देकर छोड़ूंगा, करवाऊंगा नहीं, करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। नहीं वो तो रुकेगा आज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, सुनिए सुनिए बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंट देकर छोड़ रहा हूं, करना आपका काम है। देखो इधर, यहां पर एक सर्कल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर को जनरली O मानते हैं, तो सर्कल के सेंटर से A कोई एक पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको A को ऐसे ले लो, बाहर है ना एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको A को ऐसे ले लो, और इसी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉप हो रहा है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इसी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉप हो रहा है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है। रेडियस निकालना, रेडियस हो जाएगा 3। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, उसका भी बस फिगर बनाकर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे 2 सर्कल जो सर्कल के अंदर सर्कल बन रहे हो और दोनों का सेंटर सेम हो।
ठीक, तो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दो सर्कल्स हैं। Two concentric circle are of radii 5 and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Larger circle में जो chord होगी ना, ये वाली जो लेंथ मैंने बनाई है इसको ए बी बोल दीजिए। ये लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड हो गई है ना, और स्मॉलर सर्कल पर ये टच करती हुई निकल रही है, तो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। तो यहां से अगर मैं रेडियस ड्रॉप करूंगा आर, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आपको कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो भाई रेडियस इन्होंने दे रखा है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5। ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड कॉमन, ये रेडियस और ये 90 डिग्री, तो साइड राइट आरएचएस से दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये पी मान लीजिए इस पॉइंट को, तो एपी और पी भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये 4 आ गया, ये भी 4 आ जाएगा, 4 + 4 8। ठीक है, कर लेना इसको अपने हिसाब से। अरे 6 वाला ये है कि सेंटर से एक एक्सटर्नल पॉइंट है ओ, वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उसी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉप करा जाता है तो वो 4 सेंटीमीटर है। उसी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉप करा जाता है तो 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे, रेडियस निकाल देना, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अरे सॉरी मैम, आज भेज दूंगा, आज भेज। ओके, थैंक यू सर।